मैं जहां से शुरू करना चाहता हूं, निश्चित रूप से जैसा मेरे भाई ओंकार ने भी कहा कि हम आपके फील्ड के नहीं है, हमें नहीं पता पटवारी की तैयारी कैसे होती है, तैयारी कैसे आरपीसी की होती है, कैसे आरएस बनता है, कैसे आईएएस बनता है, पर इतना पता है कि सफलता की फुटबॉल कैसे बनती है। और भाई साहब, मम्मी बोल चाहे मां बोल चाहे माई बोल, अर्थ दुनिया में एक ही होता है। और हिंदुस्तान में जा चाहे अमेरिका में जा चाहे गांव में जा चाहे दिल्ली में जा, एक बच्चे को अपने मां के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है। दुनिया की ऐसी कोई साइंस नहीं है जो 9 महीने पहले एक बच्चे को पैदा कर देती है। प्री मेच्योर डिलीवरी के बच्चे खत्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, दुनिया कितनी एडवांस हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा स्पीड का हवाई जहाज बन जाए, उसको टेक ऑफ होने के लिए हवाई पट्टी के रनवे पे दौड़ना पड़ता है। इसलिए हमें यह पता रनवे कौन है और उसके ऊपर तो किस हवाई जहाज को उड़ाता है। वो हवाई जहाज जयपुर के रनवे से चाहे बॉम्बे जाए, चाहे दुबई जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे दिल्ली जाए, उड़ना उसको हवाई पट्टी पे होता है। तो हम तो आपके हवाई पट्टी देने के लिए इस कार्यक्रम की इच्छा रखी, इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये सुन लो कि मैं आप में से एक हूं और कुछ मैं ऐसी बातें भी आपसे करना चाहूंगा, हो सकता है मेरी बातों का आप एट प्रेजेंट समर्थन नहीं करें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप और मेरी फ्रीक्वेंसी एक हो यह आवश्यक नहीं है, आपकी और मेरी सोच एक हो यह आवश्यक नहीं है, आपको और मेरे विचारों का स्टेटस एक हो यह आवश्यक नहीं है। पर मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे बाद वो एक होने का एक लक्ष्य मेरा रहे। आप सब लोग करीब करीब, प्लीज, मैं ये बोटलों से आवाज लेने से, प्लीज, मैं बोल नहीं पाऊंगा नहीं, फिर ये बोटलों की आवाज लेने से। दोस्तों, जिस जगह आप खड़े हो, ये डोम कोई आपकी सेमिनार के लिए नहीं बनाया गया, मेरा क्लासरूम है एक्चुअली में, यहां क्लास सकता है मेरा। तो आपको लग रहा होगा कि विशेष रूप से कोई प्रिपरेशन हो। ये हमारा एक मंच है जिसके सामने खड़े होकर, छोटा मंच है। तो मैं तो आपको मेरे से शुरू करता हूं बात। एक प्लेटफॉर्म यहां है, एक प्लेटफॉर्म यहां है, आप में से कई से पावड़े हैं बेटे, एक नीचे बना रखा है, एक ऊपर बना रखा है, जहां एक्चुअल में एक बोर्ड लगा हुआ है, एक अस्थायी बोर्ड होता है जो साइड में पड़ा है, वो नट बोर्ड से टाइट हो जाता है और यहां मेरी क्लास लगती है। तो फिर को साहब इस बोर्ड को ऊपर टांग लेते हैं, आप ऊपर यहां नीचे क्यों पढ़ा रहे हो? तो ये मेरी सौगंध है खुद के साथ कि इस मंच से इस मंच पे तब आऊंगा जब इस साल हिंदुस्तान को एक शानदार रिजल्ट देके जाऊंगा। इसी शपथ के साथ रोज काम करते हैं। यहां जिस जगह तुम बैठे हो वहां दोस्तों, रोज जिस जगह तुम बैठे हो वहां रोज शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। आजकल मैं मेरी बात शुरू यहीं से कर लेता हूं। जैसे मैं कई बार लोगों से, युवा बच्चों से, आप जैसे यंग जनरेशन जो अपने आप को यूथ कहती है, अपने आप को हाई फाई कहती है, आपका अपने आप को मॉडर्न कहती है, उसके एक दोहरे चरित्र की कहानी थोड़ी बता देता हूं। मैं उसको कहूं तो चल हनुमान चालीसा पढ़, या तो नमाज मस्जिद पढ़, मस्जिद नमाज पढ़, जो भी हम जिस धर्म को मानते हैं वो एक अलग मुद्दा है, तो वाहिगुरु को अरदास कर। तो वो कहते हैं साहब ये तो पुरानी बात है, हम आधुनिक लोग हैं, हम क्यों हनुमान चालीसा पढ़े? तो दोस्तों, सौगंध देता हूं यहां से वो लोग उठ के चले जाएं जो अपने बोर्ड की परीक्षाओं में ईश्वर को याद नहीं करके गए थे। जो मार्च के महीने बोर्ड के एग्जाम होती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है, तब उन्होंने कभी ईश्वर को याद नहीं किया। दोस्तों, मैं उनके किसी काम का नहीं हूं, वो जा सकते यहां से। लेकिन शायद आप में से कोई ऐसा होगा जिसने यूनिवर्सिटी या बोर्ड, या जब तुम किसी भी कॉम्पिटिशन जाते हो तो क्यों आज एक चम्मच दही खाते हो, क्यों गले से निकलते अच्छे सुकून की इच्छा रखते हो, क्यों ये सोचते हो कि कोई ढंग का आदमी मिल जाए जिसके प्रश्न हो जाए? दोस्तों, ये बड़ा विचित्र खेल है। बोर्ड की एग्जाम होती है या यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है, जैसे पटवारी की, आरएस की एग्जाम होती है, उस दिन खुदा को याद करते हैं, चाहे देवपुरा का बालाजी हो, चाहे गली के नुक्कड़ का कोई मूर्ति पड़ी हो, उसके सामने झुक जाते हैं। उस झुकाव में दोस्तों स्वार्थ होता है। माय डियर, सपोज कर तो आरएस का एग्जाम दे रहा है और शायद 5-6 लाख लोग आरएस परी में बैठते हैं। कई क्या करते हैं, एग्जाम में जब बैठे होते हैं, कुछ लोग जुलाई से आस्तिक होते हैं, मेहनती होते हैं, कुछ लोग 1 महीने मेहनत करते हैं केवल एग्जाम के कुछ दिन पहले, और भगवान को भी याद उस दिन करते हैं एग्जाम होती है। मैं मेरे बच्चों से कहता हूं, हमारी आईआईटी में इस बार करीब बच्चे बैठेंगे 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा आईआईटी का। अब कुछ लोग क्या होता है कि उसमें से 1-2 लाख तो बच्चे, 1 लाख बच्चा जाता है प्रिपरेशन के साथ, बाकी दूर जाते हैं मुंह धो के। अब वो एग्जाम हॉल में बैठे बैठे क्वेश्चन आने नहीं उनको,
अब वहां बैठे बैठे वो यूं करते करते फिर वो कहते हैं बजरंग बली सहायता कर मेरी। आप में से भी किसी ने मांगा एग्जाम में, एग्जाम हॉल में वो कहते हैं ईश्वर मेरी सहायता कर। लेकिन दोस्तों जब आईआईटी की एग्जाम चलेगी उस दिन 15 लाख लोग एक साथ पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम देते हैं। 15 लाख में से 1 लाख आदमी तो पढ़ के जाता है, 14 लाख नंबर डायल करता कोई माता जी को हनुमान जी को, उधर से जवाब आता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। क्योंकि उस दिन आप जैसे या युवा जो स्वार्थी होते हैं उस दिन सब याद करते हैं, और जैसे एग्जाम खत्म हो जाती है वो कहते हैं हम आधुनिक हैं, और जब एग्जाम आती है वो कहते ईश्वर हमसे बड़ा है। जब पिता हमें पैसा देता है तो पिता को पिता कहते हैं, पिता से डरते हैं, और जिस दिन खुद कमाने लग जाते हैं अब हमें मां बाप का डर ऐसा, हम मेच्योर हो गए, हम समझदार हो गए। अब समझदार नहीं, अब तू कमाने लग गया, तेरे को बापू के पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो तेरे लिए वो सीढ़ी हो गई जिसपे चढ़ के तू मंजिल पे आ गया, और अब तेरे को बेकार लगती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग भूल जाते हैं, कई बार उतरना पड़े तो उस सीढ़ी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। माय डियर, मैं ये मान के बात करूंगा कि आप मेरे सामने बैठे सब लोग ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएशन है, कोई सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, मुझे लगता है सभी इस तरह के लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि अब तक आपने क्या किया, मुझे आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप शेखावाटी के लोग हो, आपने पतंग उड़ाना देखा होगा, सीखा होगा, पतंग उड़ाई होगी। पतंग की एक डोर होती है दोस्तों, कई बार हम पतंग की डोर पतंग उड़ाते हैं, पतंग कट जाती है तो हमारी डोर उलझ जाती है, और उलझी हुई डोर को सुलझाना बहुत मुश्किल काम होता है। और उलझी हुई डोर में टाइम वेस्ट करने वाले को अक्सर बेवकूफ कहता हूं। बेटर है कि उस अपनी डोर को काट के फेंक दो आप, ताकि आप अपना बिना टाइम वेस्ट किए आप आगे बढ़ जाओ। दोस्तों पहला गुरु मंत्र दे रहा हूं, जिंदगी में जब जब लगे समस्या है, जब जब लगे कि मुश्किल है, तब तब कहानी शुरू जीरो से कर लो। एक ही फंडा होता है लाइफ का, कुछ नहीं करना, सिंपल कहानी। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या शुद्ध खेती वाला आदमी हूं, खेती करते करते कोचिंग में आ गया, मेरे माँ बाप ने अनाज पैदा किया, मैंने डॉक्टर पैदा कर दिया, फर्क कुछ नहीं है। पैदा वो कर रहे थे, पैदा हम कर रहे हैं, वो भी फसल दे रहे थे, उनकी समाज फसल दे रहे थे। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों। हर बार खेत जोतते हैं, हर बार खेत को उतना ही समतल करना पड़ता है। क्या खेत जोतने से पहले खेत को गंदा रखते हैं क्या? बिल्कुल साफ खेत किया जाता है, उसके बाद फसल जोती जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने कंफ्यूजन्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने लॉजिक्स, मेरी भाषा में अपने खुणक, उन सबको आपको उठाना पड़ेगा। यह आगे जाने की पहली सीढ़ी है। सबसे पहला काम यह कि तेरे को शुरुआत करने के लिए दिमाग में स्वच्छता, दिमाग में प्योरिटी बहुत जरूरी है। दोस्तों हो सकता है ये बातें आपको इतिहास लगे। लोग कहते हैं अभिमन्यु चक्रव्यूह में जो फंसा था, उसने अपनी मां के गर्भ में वो सब कुछ सीख लिया था जो। तो दोस्तों ये रियल है, ये साइंस है। मां के गर्भ से मतलब यहां है वातावरण से, मैं इसको कहूं सराउंडिंग माहौल से, हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें। दोस्तों आप जैसे माहौल में रहते हो आप वैसे ही बन जाओगे, 100% वैसे बन जाओगे। आपको साहब क्या फर्क पड़ता है माहौल का? लो मैं बताता हूं माहौल क्या फर्क पड़ता है। आप कई बार पिक्चर देख के आते हो, आप में से शायद जो भावुक टाइप लोग होंगे या एवरेज लोग होंगे जो भावुक नहीं भी हैं, दोस्तों वो भी आपने कई बार मूवीज में लोगों को रोते हुए देखा है, और कई बार आपकी आंखें भरी होंगी और आप चक दे इंडिया जैसी मूवी देखते हो, और जब वो उस फिल्म का हीरो शाहरुख खान जब लास्ट का जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच होता है वो जीतता है, वो बंदा साइड में बैठ के उसकी आंखें भरती है, तो चुपके से कहीं आपकी आंख में पानी आता, क्यों भाई वो खेल तो चल पर्दे पे तो रहा है यार, कौन सा शाहरुख खान तेरे सामने खड़ा है? क्या था वो फीलिंग तो थी केवल एक। मैं कहता हूं कि हम जिस घर में जाते हैं, कई बार शादी में जाते हैं, उसी घर में हम अपने आप डांस करना शुरू कर देते हैं। हम जा रहे हैं रास्ते में, हमारी कोई योजना नहीं है, जा रहे हैं शादी में, वहां डीजे बज रहा था, लोग नाच रहे थे, हम शुरू हो गए। और किसी गमी में जाते हैं, रास्ते में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों बहुत प्यारी सी बात है, हम किसी के बैठक में जाते हैं, रास्ते में हम लोग सब, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, मेरे भाई भी यकीन करेंगे, इस बात पर विश्वास करेंगे, हम हमारी कार में जाते हैं गाने सुनते हुए, बैठने जा रहे हैं, गाड़ी में गाने बजते रहते हैं, प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन जैसे वहां जाके बैठते हैं, वहां का माहौल देख के, उन लोगों को गमगीन देख के हमारी आंखें भर आती हैं। क्यों भाई? रास्ते में तो आप गाने सुन रहे थे डेक में अपने में। दोस्तों फर्क किसका पड़ा? फर्क वातावरण का पड़ा। इसलिए सबसे पहले अपने चारों तरफ के वातावरण को सही रखें।
यदि आपके चारों तरफ वातावरण सही नहीं है, अब वातावरण सही से क्या मतलब है? बोले साहब आपने कहा वातावरण सही रखो तो बढ़िया कमरा किराए ले लेते हैं जिसमें अच्छा फर्श और एसी लगाओ ना। वातावरण खराब कौन करता है? समाज को खराब कौन करता है? समाज को दूषित कौन करता है? क्या कमजोर लोग? क्या पढ़ाई में फेलियर लोग? ना, समाज को दूषित वो करते हैं जिनकी सोच खराब, सोच तो मैं किसी कहता ही नहीं, जिसकी सोच छोटी होती है। मैं उस आदमी से हमेशा बचता हूं दोस्तों जो छोटी बात करता है। दूसरा गुरु मंत्र दे रहा हूं आपको, जिंदगी में चाहे दोस्ती किसी से कर लेना, किसी ऐसे आदमी से दोस्ती मत करना जो छोटी बात करता है, जिसके बातों के पीछे बड़े सपने नहीं है। अब एक पीछे से कोई क्या हो गया, इस सपने देखने से क्या हो गया? क्या होता सपने देखने से? तो सौगंध देता हूं आपको अपनी। कितने लोग हैं जो इस दुनिया पे राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इस विश्व के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का अब तक सपना देखा? कितने लोग हैं जिन्होंने बंद कमरे में लिखा अपनी डायरी में कि मैं ओबामा की जगह चाहता हूं? कितने लोग हैं जो लिखा अपनी डायरी में मैं भारत की क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूं? जो अब तक लिख चुके हैं डायरी में, मेरा खुला चैलेंज है, वो डायरी मुझे लाके दिखा दो। आप नहीं बन जाओ तो फिर आपके साथ मैं पूरी जिंदगी आपका पीए बन के रहूंगा। लाके दो डायरी मेरे को, लाके दिखा दो। मेरा खुला चैलेंज है, मेरा डायरी कि मैं लिखेगा साहब मैं ओबामा बनूंगा। अब तक कितने लोग हैं जो लिख रखा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा? मुझे एक डायरी का पन्ना लाकर दे दे, श्रवण तेरा ताज गुलाम रहेगा। हम नहीं करते सपने पालते यार, हमारी हिम्मत नहीं, हमारी औकात नहीं सपना देखने की, क्योंकि हमें लोग सपने देखने डराते हैं। हमें लोग हमें डराते हैं और खुद इसलिए डरते हैं कि कहीं ये छोरे सपने देख के हमसे बड़े ना बन जाएं। ये समाज की दोस्ती बहुत बड़ी विसंगति है। तो प्लीज आप लोग सबसे पहले एक सपना पालें। अब सपना कैसे पालें? मैं कल श्री राम कोचिंग में सुभाष ने कहा था, वहां गया था शाम को, मैंने एक बात कही थी वहां कि सपने पालने के लिए ना मां काम आएगी ना पिता काम आएंगे। क्यों? मां पिता यदि सपने पालने में सहयोग करते तो फिर तो एक मजदूर का बच्चा आईएएस कैसे बन जाता है यार? एक मजदूर तो कभी सपना नहीं देख सकता कि कलेक्टर भी कोई चीज होती है जिसको ये नहीं पता कलेक्टर क्या होता है। वो एक बहुत बड़ी कहावत है ना, एक बहुत बड़ा मजाक है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला थी। अब गांव में तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? पटवारी की जरूरत पड़ती है। विशेष जब मान लो अपना गंगा बेल्ट है, जहां नहर का पानी है, वहां तो सारा खेल ही, वहां तो सब कुछ पटवारी ही है। जो खेत के काम होते हैं, खेत में जो कुछ पंगा शुरू करना है। अभी मेरे साथी, देखो मजाक जो कैसे बनता है, मेरा भाई है गणेश, वो यहां आया हुआ। उसको मैंने कहा तू कैसे आया? बोले व्यवस्था में आया। तो मैंने कहा तू व्यवस्था में कब से आने लग गया? तो मेरे साथी ने कहा मैंने इतना कहा व्यवस्था में आया, बिगाड़ने आया कि बनाने आया? ये थोड़ा कहा इसने, दोनों काम हो सकते हैं आगे। तो ये है मजाक कैसे बन जाती है कई बार। तो अधूरी बातें बड़ी, ये अधूरी बातें बड़ी पंगा देती है, मैं सब बताऊंगा भी। तो दोस्तों एक बुजुर्ग महिला थी, उसके किसी को गांव में कलेक्टर आया और कलेक्टर ने उस महिला का कोई काम कर दिया। और तहसील मान लो महिला बहुत खुश हो गई, 70 साल की प्लस की दादी मान लो, अपने कितनी सम्मानी होती है। और दादी ने खुशी का बेटा भगवान करे तो अब का तो जो भी अधिकारी वो ठीक है, अगले जन्म में तू पटवारी बन जा। अब वो कलेक्टर का दिमाग घूम गया यार। अब कलेक्टर क्या समझे पटवारी को? कलेक्टर का दिमाग कलेक्टर गुस्सा आ गया। उसके पीए ने समझाया साहब आप सुनो, इसके लिए पटवारी से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो इसके पास तो जो सबसे बड़ा आशीर्वाद था ना वो आपको दे दिया। दोस्तों तो जो आदमी जितना देखता है उसको उतना, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आप लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं सोच का क्या है। आप यदि गांव के स्टूडेंट हो और आप अपनी तहसील में पढ़ते हो, जैसे मालूम मैं फतेहपुर तहसील बिलोंग करता हूं, और मैं जब फतेहपुर पढ़ता था तो मैं ये ढूंढता था मेरे गांव के कौन कौन पढ़ रहे हैं। और फिर मैं सीकर आया तो मेरी सोच बड़ी हुई कि फतेहपुर तहसील के हम कौन कौन हैं। फिर मैं कोटा इंजीनियरिंग करने गया तो मैं ढूंढने लगा शेखावाटी कितने लोग हैं, और आगे तो मैं गया नहीं। शायद मैं दिल्ली जाता तो मैं सोचता कि राजस्थान कितने लोग हैं, और शायद मैं विदेश जाता तो वहां ढूंढता मैं इंडिया कितने लोग हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े तभी तो सोच बढ़ी ना, क्योंकि फतेहपुर पढ़ के तो मैं ढूंढूंगा नहीं सीकर के कौन कौन है। यदि मैं फतेहपुर चमड़िया कॉलेज में पढ़ रहा था वहां मैं क्यों ढूंढूंगा? तो वही बात आपके साथ है। तू पटवारी की बात करेगा तुझे पटवारी मिल जाएगा, तो आईएएस की बात करे तो आईएएस मिल जाएगा। और एक बात सुन लो, मेरे कुछ कोचिंग के साथी बैठे हैं, मैं खुद एक कोचिंग का डायरेक्टर हूं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है रहे। ये आप दोस्तों बहुत गांठ बांध लो, जो कुछ आपके अंदर है। हम तो केवल एक तिल्ली है, पेट्रोल आपके पास है तो ही आग पकड़ सकते। दोस्तों पानी के अंदर आग लगाने का तो शायद भगवान के अलावा किसी के पास औकात नहीं है।
आग पानी नहीं पकड़ता दोस्तों, आग तो पेट्रोल पकड़ता है। पेट्रोल आपके पास होना चाहिए, लेकिन बेटे ओंकार ने कहा उस पेट्रोल पे ढक्कन खोलना हमारा काम है। एक विज्ञापन आता है, सलमान खान कहता ना, जो सब में है ढक्कन खोलने की देर है। टीवी ऐड आता है आजकल, है ना, एक थम्स अप का कौन सी कोका कोला विज्ञापन आता है कि तो हम चाहते हैं कि वो ढक्कन ऊपर से खुल जाए ना। तो शायद दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहां जो कोचिंग के साथी बैठे हैं दोस्तों, आज की आपके ज्यादा काम आएगा। आज की इस डेट को आप अपने कोचिंग के किसी डायरेक्टरी में, जो भी आपकी असिस्टेंट्स हैं, जो भी आपकी रिसेप्शनिस्ट हैं, उनसे नोट करवा देना। और 3 साल बाद एक सर्वे कराएंगे इस चीज का कि इनमें से कितने लोग कहां सेट हुए। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं टाइम देता हूं आपको 4 साल का, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। आईएएस बनना एक बड़ी प्रक्रिया है। 4 साल के बाद आपको सौगंध देता हूं, खुद से वादा करता हूं कि दोस्तों जिस दिन हरी बत्ती या लाल बत्ती की नौकरी में आ जाओ, आप इस मंच पे गेस्ट बन के जरूर आना। मैं आपका सम्मान करना चाहूंगा दोस्तों, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। और मेरे साथी से भी निवेदन है कि आज की डेट को नोट कर लिया जाए कि हमारे कितने लाडले दोस्तों। मैं तो फिर मेरे स्वार्थ की बात कर रहा हूं कि मेरे को फंक्शन में गेस्ट की जरूरत पड़ती है, नेताओं को बुलाता नहीं। मैं नेताओं से क्या सुने, आज वो मंत्री है और 9 में चुनाव हार गया तो किसी काम नहीं है। वो पहले पान की दुकान चलाता था, आज वो मंत्री है, चुनाव हार गया तो फिर वो पान की दुकान चलाएगा। अब पान की दुकान चलाने वाला क्या बताएगा आईएएस क्या होता है यार। आईएएस आईपीएस अफसर हमेशा अफसर रहता है। वो कहते हैं दोस्तों, नेता को तुम लीडर, यहां नेता से लीडर से मतलब अपने नेताओं से नहीं है, लीडर या नेतृत्व है दोस्तों। लीडर को तुम परेशान कर सकते हो, आप लीडर को खत्म नहीं कर सकते। जो वजूद रखता है, वो कहते ना, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। और दोस्तों जिस दिन सत्य पराजित हो जाएगा, उस दिन घर में माता पिता अपने बच्चों को कहना बंद कर देंगे कि बेटा संस्कारों में जी। दोस्तों मैंने मेरे चेंबर में ऐसे ऐसे पेरेंट्स को फेस किया है जो खुद बहुत एक क्राइम की जिंदगी जी रहे हैं, दुर्भाग्य से उनको क्राइम की जिंदगी जीनी पड़ रही है। उनको मैंने मेरे चेंबर में कई बार रोते हुए देखा है, श्रवण जी यार हम तो इस गलत धंधे में पड़ गए, बट ये छोरा छोरी को आप पढ़ा दो ना तो हम आपकी जिंदगी में एहसानमंद रहेंगे। जिन लोगों के नाम से लोग डरते हैं बाजार में, उनको मैंने मेरे चेंबर में कई बार रोते हुए देखा है। कि दोस्तों पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा आवारा बने या उसके बेटे को तकलीफ हो। पिता हमेशा चाहता है कि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बने। खैर दोस्तों, बात जहां से मैं शुरू करूं कि इन सब बातों पे जाया कैसे जाए, तो सबसे पहले बात तो दोस्तों मैंने कहा कि जब डोर उलझ जाती है तो सबसे पहले इस डोर को सुलझाओ। सुलझाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम दो, और नहीं तो उस डोर को काट के फेंक के और नई दुनिया शुरू करो। और अपन चाहते हैं कि आज तक आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, इन सबको भूल जाओ। क्योंकि यदि तुम पुरानी बातों में उलझ गए, साहब मैं तो पहले कमजोर था, मैं तो पहले डफर था, मैं तो पहले स्मोकिंग करता था, मैं तो पहले गुटखा खाता था, मैं तो पहले गलत आदमी था, तो एक बात बताओ कि ऐसा तुम आर्ट्स के लोग हो, आपके कोचिंग वाले मेरे शिक्षक बंधु बताएंगे, एक चाणक्य नाम का आदमी, चाणक्य क्या, एक कालिदास नाम का आदमी हुआ है। लोग कहते हैं वो जिस डाल पे बैठा था उस डाल को काट रहा था, सही बोल रहा हूं। और वो आदमी आज इंडिया का एक बहुत बड़ा साहित्यकार है। तो वो कालिदास जी आंख खुली बंदे की तीसरी, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। और दोस्तों निश्चित रूप से आज आपके जो भी आपके सामने है उनका नाम अब जानते हो, मैं तो फिर भी उनका नाम के पढ़ा है मेरी किताबों में, कि मेरी किताब में तो आइंस्टीन न्यूटन होते हैं, मेरी किताब में तो कालिदास और चाणक्य होते नहीं है। या तो न्यूटन ने ये नियम दिया, आइंस्टीन ने ये नियम दिया, गुलाम ने ये नियम दिया, हम तो पढ़ाते हैं। इसलिए आप लोग पुरानी सब बातों को भूल के, अपन नहीं कहते, कई बार रिजल्ट खराब हो जाता है, कई बार हम रोते हैं, तो मां चुपके से कहती है तू भूल जा, पुरानी बात भूला, अपने आप दोबारा पढ़ाई कर, अब पुरानी बात छोड़। कई बार फसल पे दोस्तों ओले गिर जाते हैं तो घरवाले क्या छोड़ जा रहे, तो कई अब अगले साल फिर दोबारा से खेती करते हैं। अब दोस्तों एक समय पे कोई चीज शुरू कर लो, आज के बाद अब लेट मत होना। आप में से कितने लोग ये हैं यहां जो ग्रेजुएट उपरांत करें, जो ग्रेजुएट है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी है, तो मैक्सिमम आप वही लोग हैं। दोस्तों समय पे शुरू किए हुए काम में सफलता मिलने के चांस ज्यादा है और जोर भी कम आता है, प्रॉब्लम भी कम फेस करनी होती है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। एक स्टेशन पे एक लड़का तेज तेज दौड़ता हुआ आ रहा था। अब सीन देखो, स्टेशन पे
एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन स्टार्ट हुई है और एक लड़का बहुत तेज तेज दौड़ता जा रहा था और ट्रेन को पकड़ना चाह रहा था, पर उसके देखते देखते दोस्त उसकी ट्रेन छूट गई। तो होता कई बात, वो देखते देखते हमारे पास निकल जाती है, उसकी ट्रेन छूट गई। तो वो लड़का फिर स्टेशन पे एक बेंच पे आके बैठ गया। उसी बेंच पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। तो बुजुर्ग व्यक्ति उस बच्चे को बहुत ढंग से देख रहे थे कि ये बिल्कुल 18-20 साल का युवा लड़का है, ये काफी तेज दौड़ रहा है, पर दौड़ते दौड़ते इसकी ट्रेन छूट गई। वो लड़का जब उन बुजुर्ग व्यक्ति के पास, उन सीनियर सिटीजन के पास आके बैठा, तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, काश आप थोड़ा और तेज दौड़ते तो आपकी ट्रेन नहीं छूटती। तो उस बच्चे ने कहा, अंकल, गलती मेरे तेज या धीरे दौड़ने की नहीं है। यदि मैं घर से टाइम पे चलता तो ना मुझे दौड़ना पड़ता और ना मेरी ट्रेन मिस होती। दोस्तों, जोर हमेशा गलत चाबी से ताला खोलने में आता है, सही चाबी से ताला खोलने में पसीना नहीं आता। मैं एक बहुत प्यारी बात कह रहा हूं माय डियर, मैं मेरे बच्चों से भी कहता हूं, यदि कोई न्यूमेरिकल करने में आपको दिक्कत आ रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यूमेरिकल हार्ड है, आपकी अप्रोच गलत है। दोस्तों, फिर से बात रिपीट करूं कि सही चाबी से ताला एक 4 साल का बच्चा, एक प्यारी सी गुड़िया बैठी आगे, इतना छोटा सा बच्चा भी खोल सकता है, लेकिन गलत चाबी से दोस्तों भीम को भी ताला तोड़ सकता, भीम अपनी ताकत से ताले को खोल नहीं सकता। इसलिए आप मान के चलना, जिंदगी में जब जब आपको काम करने में जोर आए, आपको जब जब काम करने में अनकंफर्टेबल फील करें, आपको यूं असहज लगे, इसका मतलब, फिर अगला एक मंत्र दे रहा हूं, तो 1 मिनट रोक के सोचना कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं। और मेरा अनुभव ऐसा कह रहा है दोस्तों, आप 99% नहीं, आप 100% गलत जा रहे हो, तभी आपको दोस्तों दिक्कत आ रही है। क्योंकि बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि जो लोग सही रास्ते चलते हैं उनको जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, समस्या उनको आती हैं जो रास्ता छोड़ के चलते हैं। अब यहां भी 2 बातें आती हैं आपको साहब। रास्ता छोड़ने पे तो एक हिंदी में शेर है, मुझे कोशिश कर रहा हूं कि लीक लीक गाड़ी चले है और लीक छोड़ 3 चले, साइड सिंह सपूत। यह भी सच है कि रास्ता छोड़ के चलना भी एक आदमी की बहादुरी होता है, लेकिन रास्ता छोड़ के चलते हैं उनको भी उस रास्ते में जोर नहीं आता है, उनको उस स्ट्रगल में दोस्तों मजा आता है। यह भी सच है कि मूंगफली के छिलके को तोड़ने में और बादाम के छिलके को तोड़ने में अलग अलग ताकत लगानी पड़ती है। बादाम को ज्यादा ताकत है, मूंगफली के छिलके को कम ताकत लगानी पड़ती है, उसमें मूंगफली निकलती है, बादाम से बादाम निकलता है। लेकिन उन सब चीजों को आपको बहुत एक बैलेंस होकर सुनना पड़ेगा, बैलेंस होकर सीखना पड़ेगा। तो बड़ी प्यारी सी बातें हैं कि आप लोगों को सबसे पहले सही समय पर अपनी मंजिल का निर्धारण करना पड़ेगा, सही समय पर। इसके पीछे मैं एक बड़ी सिंपल बात कहूं, आपने मंजिल का निर्धारण कर लिया तो फिर आपको साधन का चुनाव करना पड़ेगा। कैसे? आप सपोज को कटला थरके हो और आपको सीकर आना है, आप पैदल चल सकते हो। यदि आप कटला थर के रहने वाले हो और आपको सीकर आना है, आप पैदल चल के जा सकते हो एसके कॉलेज सीएल से। लेकिन दोस्तों, यदि आपको कटला थर से दिल्ली जाना है तो पैदल तो क्या, शायद आप अपना ट्रैक्टर लेके चलोगे ना तो भी गलत है। दिल्ली जाना है तो रास्ता पता होना चाहिए, रास्ता पता है, लेकिन दोस्तों साधन का भी पता होना चाहिए कि दिल्ली ट्रैक्टर से पहुंचेंगे तो पहुंच तो जाएंगे, बट टाइम बहुत लग जाएगा। प्रॉपर मंजिल, प्रॉपर रास्ता और प्रॉपर साधन। साधन का मतलब आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो माफी चाहता हूं, पटवारी के नोट्स तो आईएएस में काम आएंगे नहीं, फिर आपको आईएएस लेवल के नोट्स भी चाहिए। मैं एक दिन एक कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां एक वक्ता को सुना मैंने, उनको सुन के मुझे बहुत नई बात मिली। उन्होंने कहा कि साहब, पहले बुजुर्ग कहते थे किताबों में ज्ञान होता है, लेकिन अब तो ज्ञान हवा में हो गया। मैं भी समझ क्या कह रहे मैंने, कह हवा का मतलब सारा ज्ञान इंटरनेट पे है और वो कहां है, हवा में तो है। आज आपको जो कुछ करना है, जो कुछ सर्च करना, गूगल पे जाओ, तुरंत आपके सामने। आजकल दोस्तों मैं कहता हूं, आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो आप हमारे उस बुजुर्ग दादा की तरह ही हो जो अनपढ़ है, कोई काम के नहीं उसमें। यदि आपको कंप्यूटर नहीं आता है और आपको, मैं नहीं कहता आपको धारा प्रवाह इंग्लिश आए, लेकिन दोस्तों
आपको कुछ टूटी फूटी इंग्लिश भी आनी चाहिए। अब आपको साहब इनकी क्या जरूरत है दोस्तों, जरूरत हो ना हो, लेकिन किसी चीज को सीखने में क्या बुराई है। और कंप्यूटर दोस्तों आपको मस्ट है। आपको यदि तैयारी करनी है कॉम्पिटिशन्स की तो आपको इंटरनेट वगैरह की जानकारी बहुत जरूरी है। इंटरनेट पे एक झटके में, एक सेकंड में आप अपना सारा नॉलेज देख सकते हैं। आज मैं और मेरे स्टाफ के लोग भी कई बार जब कुछ चीजों उड़ जाते हैं तो तुरंत नेट पे जाकर उस समाधान निकाल लेते हैं और विदिन ए सेकंड आपके सामने वो समाधान आ जाता है जो किताबों में ढूंढने में आपको बहुत वक्त लग जाता है। तो प्रॉपर मंजिल का चुनाव, प्रॉपर रास्ते का चुनाव, प्रॉपर साधन का चुनाव, और उन सब से ऊपर भाई एक प्रॉपर ड्राइवर का चुनाव भी करना पड़ेगा। ड्राइवर ले लिया को टल्ली हुआ बेवड़ा तो खुद तो मरेगा, आपको मारेगा। इसलिए इन सब का अर्थ क्या है? प्रॉपर सपना आपको देखना है, प्रॉपर रास्ता हम बताएंगे संस्था वाले, आपकी कोचिंग सेंटर वाले, प्रॉपर साधन आपके पेरेंट्स देंगे, प्रॉपर ड्राइवर कोचिंग का शिक्षक होता है, कोचिंग का डायरेक्टर होता है। इन सब का दोस्तों मिक्स बनता है, तब जाके कहीं हम लोग मुकाम पे पहुंचते हैं। एक बात सुन लेना भाई, जो तुम सोचोगे ना वो तुम बन जाओगे, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। एक सीन दिखाता हूं आपको मैं। एक परिवार है जिसकी मां किसी के यहां झाड़ू पोछा करती है, पिता एक खेत में चौकीदारी करता है किसी किसान के यहां, मतलब जमींदार के यहां। हनुमानगढ़ का किस्सा है। हनुमानगढ़ का एक परिवार था, अब तो वो परिवार बहुत एडवांस हो गया। 2004 में वो परिवार जब मेरे पास आया था तो उस लड़की की मम्मी किसी सेठ के यहां झाड़ू पोछा करती थी जो पिछले 2 साल तक कर रही थी। उसके फादर वहां एक सरदार के खेत में चौकीदार थे। तो आप सोच सकते हो घर की हालत क्या होगी। 2000 रुपए वो दोनों मियां बीवी कमाते थे। उनके 2 बच्चे, उनकी एक बच्ची 10th में उसका स्कोर आया 88%, और 10th करने के बाद उसको सीएल से लेके आए। वो मैं सीन मुझे आज भी याद है। सुबह सुबह 5:30-6 बजे हनुमानगढ़ से बसें आती हैं, लोग उतरते हैं, सुबह आते हैं 6 सीएल से। तो वो सुबह 7 बजे जब मैं नीचे उतर, मेरे घर से नीचे आया तो वो परिवार नीचे बैठा था। तो उनका साहब हमारी बच्ची को पढ़ाना है और आपको फ्री पढ़ाना होगा। तो हमारे सुविधा थी पहले, अब भी है कुछ लोगों के लिए, साहब जो राजस्थान बोर्ड के मेरिट में बच्चे आते हैं उनको हम लोग रहना खाना फ्री, सब फ्री देते थे, कुछ अब भी दे रहे हैं। तो मैंने कहा साहब आपकी बच्ची का मेरिट आई हुई है क्या? उन्होंने कहा साहब मेरिट में, मैंने कहा साहब मेरिट में नहीं है तो हम लोग आपकी बहुत हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि करीब खर्चा होता 70,000 रुपए, पूरा तो माफ नहीं कर सकता मैं। तो उस लड़की की आंखों में मैंने पानी देखा, उसको लगा कि उसके सपने टूट रहे हैं। अब पता नहीं वो उसकी तकदीर थी या मेरी तकदीर थी, उसकी वो फीलिंग में समझ गया। मैंने कहा ठीक है साहब 5 मिनट में चाय पिए। मैंने कहा ठीक है साहब ये बच्ची आप छोड़ जाओ। वो बच्ची रुकी हमारे पास। 12वीं में उसके राजस्थान बोर्ड की मेरिट आई, 12वीं में उसका सिलेक्शन AIEEE में हो गया था। हमने कहा बेटू एक चांस और ले, उसको एक चांस और दिया। उसने IIT की तैयारी की, उसका IIT में सिलेक्शन हो गया। उसका सिलेक्शन साथ साथ इसरो में हो गया था। इसरो जहां डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जहां पहले पढ़ाते थे, जो स्पेस की टेक्नोलॉजी सेंटर हमारा है, जहां कलाम साहब आज भी पढ़ाते हैं। कलाम साहब कहते हैं जब भी टाइम मिलता मैं इसरो में पढ़ाना पसंद करता हूं। उस लड़की ने इसरो से डिग्री की और अब्दुल कलाम साहब की प्रिय स्टूडेंट है वो। अगली बात तो अब्दुल कलाम साहब के साथ पता नहीं उसके कितने वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, अब्दुल कलाम साहब की प्रिय बच्ची है वो। और दोस्तों आज वो लड़की 2 साल पहले भास्कर अखबार ने एक इंडियन वुमेन्स के नाम पे एक 30 महिलाओं की लिस्ट बनाई थी पूरे हिंदुस्तान से। उस लिस्ट में बच्ची थी वो। उस बच्ची को भास्कर ने इंडियन वुमेन्स को जो सिलेक्शन किया उसमें लड़की थी। तब वो लड़की इसरो हैदराबाद से, वो सम्मान उसका दिल्ली में हुआ। तो पहली बार उसकी वो मां, उसके फादर जो झाड़ू पोछा और चौकीदारी करते थे, उनको हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। वो हवाई जहाज से बैठ के दोस्तों वहां गए, उस बच्ची का सम्मान हुआ। आज वो बच्ची बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में 27 लाख रुपए के पैकेज पे जॉब करती है और अपने माता पिता को साथ रखती है। दोस्तों आपको कब लगता है कि जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल देना कि संसाधन, तो मुझे जो चेहरे दिख रहे हैं दोस्तों, मैं बचपन दिख रहा है मेरा आप लोगों में कहीं। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रीना यादव नाम उस बच्ची का हनुमानगढ़ लोग जानते हो। पता नहीं कितनी बार उसकी खबरें अखबारों में छपी है, कितनी बार उसको आधे पेज का कवरेज मिला है राजस्थान लेवल पे। उस लड़की ने
कभी पलट के नहीं देखा कि मेरी समस्या क्या है। वो एक ही बात करी, बॉस आपने मुझ पर विश्वास करके, मेरे बच्चे बॉस कहते हैं मेरे को कि बॉस आपने मेरे पे विश्वास किया है, मैं आपके विश्वास पे खरी उतरूंगा। दोस्तों, जो अगला गुरु मंत्र है वह वफादारी, वह आस्था, वह विश्वास। जिंदगी में यदि आप वफादार नहीं है, चाणक्य से बड़ा कोई शायद मेरे ख्याल से फिलोसफर नहीं है। चाणक्य एक बात कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी में सबकी सब गलतियां माफ कर देना, आसान फरामोशी कर जाए उसको जिंदगी माफ मत करना, क्योंकि एहसान फरामोशी उस आदमी के खून में है, वो पालतू कुत्ते की तरह है, जब मौका पड़ेगा फिर काट जाएगा। इसलिए कभी एहसान फरामोश को माफ मत करना। दोस्तों, चाणक्य की निगाहों में एहसान फरामोश से बड़ी गाली नहीं है कोई। इसलिए जिंदगी में मैंने कहा, छोटी सोच के लोग, एहसान फरामोश लोग, इनसे दोस्तों हमेशा दूर रहना। एक बार किसी आदमी ने आपके साथ चीटिंग कर ली, आपके साथ वो कहते ना गद्दारी कर ली, आपको बावला बेवकूफ बना दिया, आप जिंदगी उन लोगों से दूर रहें। निश्चित रूप से आप लोग जिंदगी में बहुत बड़ी बात नहीं खा सकते। हो सकता है लाइफ में आप हर कदम पे कहीं ना कहीं अच्छी बुराई का सामना करना पड़े, लेकिन आप मान के चलना पड़ा तो इतना जो मतलब उस कोचिंग वाले आदमी से बढ़िया दुनिया में आदमी नहीं है कि देख कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बना रखा है, कोई सामान नहीं है फिर भी तेरे जेब से फीस निकला रखी है, वो डफर कैसे हो सकता, ही और सी मोर इंटेलिजेंट है, बेवकूफ तो तू है कि पैसा दे के खराब खाना खा रहा। भाई, तो इसका मतलब तेरी पसंद खराब है, वो खराब नहीं है, तेरी सोच खराब है। और दोस्त, यदि तूने गलत कोचिंग का चुनाव करके वहां बैठ के बुराई कर रहा है, तो इसका मतलब जो तेरे को यही नहीं पता यार कि अच्छी कोचिंग क्या बुरी कोचिंग क्या है, तो तू इंटेलिजेंट कैसे हो गया, तू सबसे बड़ा बेवकूफ है। इसलिए माय डियर, जिस संस्था में एडमिशन ले लिया उस संस्था के प्रति 100% आपकी आस्था नहीं है, आप उस संस्था से सफल कभी नहीं हो सकते। मैं इसका एक बहुत तो एग्जाम्पल देता हूं। एक वो एग्जाम्पल जो मैंने किताबों से पढ़ा, एक वो एग्जाम्पल जिसको मैंने पास से देखा। रतनगढ़ एक शहर है मेरे गांव के पास, जहां से मैंने 10th पास किया। मैं 8वीं पास करके मेरे गांव से रतनगढ़ शहर पढ़ने गया। ठीक है, हमारे गांव के स्कूल के टॉपर थे हम, लेकिन शहर में गए तो भाई साहब बहुत दिक्कत हुई हमें। हम ठेठ मारवाड़ी बोलते थे, बिना प्रेस के कपड़े पहनते थे, क्योंकि उसमें प्रेस का चलन था ही नहीं। ये बात कर रहा हूं 84-85 की। तो जो शहर के लोग बच्चे थे वो हिंदी बोलते थे, प्रेस के कपड़े पहनते थे। हमारे पास एक पैंट थी तो उनके पास 4 पैंट होती थी, तो हम अपने आप को उनको सामने यूं मानते थे, यार ये तो बड़े आदमी है। तो और निश्चित बात है कि वो पढ़ाई में उनसे होशियार नहीं थे, पर वो अपने आप को एक्सपोज हमसे ज्यादा कर लेते थे। हमारी क्लास का लड़का था, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दोस्तों आपको मैं। हमारी क्लास का लड़का था जो क्लास का टॉपर था उस समय। वो हमारे कुछ टीचर्स पे हंसता था, टीचर पढ़ा रहा है उन पे हंस रहा था। हमें बहुत गंदा लगता था कि हम तो गांव से गए थे, गुरुजी के लिए कुछ भी करने उतार रहते थे, गुरुजी सब कुछ है कि मेरे फादर टीचर रहे तो फादर ने की बात सिखाई, गुरु से बड़ा कोई नहीं। शेखावटी के लोग हो दोस्तों, सबसे बड़ी गाली कौन सी, बड़ा नुगरा आदमी है, नुगरे से बड़ी गाली नहीं। नुगरा कौन, जिसका गुरु नहीं। भाई नुगरे से बड़ी कोई गाली नहीं है दुनिया के अंदर। सभ्यता की भाषा में किसी नुगरा कह दो आप, उसका कोई वो कहता है क्या विश्वास करे, बड़ा नुगरा आदमी है तो यार, जिसका गुरु नहीं होता है। तो बिना गुरु दोस्तों हो नहीं सकता आदमी जिंदगी में। तो हमें तो वो सीखती कि नहीं सब कुछ टीचर सब कुछ है, भगवान के समान है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो उनका 5-7 लड़कों का ग्रुप था, उस शहर के लोकल बच्चों का, हम अकेले पढ़ जाते थे। पर हमें 30 होती थी और अगला टेस्ट तो भी करता था, अगले फर्स्ट रैंक थी, तो हमारे सुने भी कौन भैया। लेकिन दोस्तों वक्त आगे चला, वक्त कभी रुकता नहीं है। आप साइंस के लोग हो ना, तो अभी मैं परसों पढ़ा था कि विस्थापन और समय की पुनरावृत्ति नहीं होती ग्राफ के अंदर, बाकी सबकी पुनरावृत्ति हो जाती है। वक्त दोस्तों आगे बीता, हम लोगों ने वहां से 10th किया, उसने भी किया, फिर 11th किया, 12th किया, आगे निकले। हम लोगों ने पीटी की तैयारी की, इंजीनियरिंग में चले गए, इंजीनियरिंग करके आ गए। तो इंजीनियरिंग करने के आने के बाद मुझे उत्सुकता थी, मैंने कहा वो छोरा कर क्या रहा है यार, जो अपने गुरुजी की बेइज्जती करता था। तो मैंने कहा अपन तो इंजीनियरिंग में है, वो तो आईटी में गया होगा, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी बात होती थी। ये आज जो राजस्थान पीटी है ना, ये तो बदनाम सी है। 60,000 सीट है, बच्चे 40,000 है। हमारे टाइम भैया पीटी में सीट थी 360, केवल 360 सीट राजस्थान पीटी हुआ करती थी। तो उस समय पीटी आईटी थी। पर मैंने कहा यार वो आईटी में गया होगा, वो आईटी का पता भी कब लगा हमें, जब हमने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली तो पता लगा आईटी क्या होती है। तो पता किया सारा यूं मित्रों से, वो कहां रहे दोस्तों। उस समय 86 में जिस आदमी के 10th में 80% मार्क्स थे, बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। 80% मार्क्स पूरी तहसील में और पूरे जिले में 2-5 गया करते थे। आज के 80% नहीं है। पता किया वो लोग क्या करता है,
बोले साहब वो जात से मणियार था, जानते हो मणियार, ये बेटियां चूड़ियां पहनती हैं, बोले अपने बापू की दुकान पे चूड़ी बेचता है। लास्ट में हुआ दोस्तों ये कि लड़का, लोग कहते हैं बीएससी भी कर नहीं पाया था, कर ली थर्ड डिवीजन से, और अल्टीमेट पिता की दुकान पे अपने चूड़ियों का धंधा संभालता था। दोस्तों जो आदमी हमारे क्लास का टॉपर था, कमी किसकी रही थी? अपने टीचर्स के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा की। दोस्तों आप इन बातों को चाहे माने ना माने, कि आप श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा किस्सा है एक दूसरा। एक कोई बार कहते हैं इंग्लैंड में बारिश नहीं हुई, तो सब लोग बारिश की प्रार्थना करने के लिए खुले मैदान से, अपने लोग सब लोग यहां आए, वैसे खुले मैदान में गए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ करते हैं, मुस्लिम भाई मस्जिद में अजान लगाते हैं, सिख भाई हैं वो लंगर लगाते हैं पुण्य कार्य के लिए। तो सारे इंग्लैंड के लोग अपनी भाषा में एक खुले मैदान में कि साहब ठीक है, हम जो चल के गॉड से प्रार्थना करेंगे। इस गॉड के ऊपर लेके मुझे बहुत कई बार मैं वैसा उल्टी खोपड़ी आदमी रहा हूं। इस बात को रोक के बीच में दूसरी बात कहूं, कुछ पढ़े लिखे लोग कई बार कई बड़े दौरे चित्र के बन जाते हैं। मैं कॉलेज लाइफ में जब था तो मेरे पास एक हॉस्टल में, मेरा रूम नंबर 8 था, और 7 नंबर रूम में एक अजीब सा प्राणी रहा करता था, जो अपने आप को भारतीय कहने में शर्म महसूस करता था। उसको बड़ी इंसल्ट होती, बड़ा अंग्रेजी की सिगरेट पीता था, अंग्रेजी दारू पीता था, अंग्रेजी बोलता था, हमें बड़ा अजीब लगता था यार। तो वो मेरा पड़ोसी था, मेरी दोस्ती होगी उससे, तो मैं उसको कई बार बात करते, हम तो गांव के आदमी है ना, जबरदस्ती कूद जाए किसी लड़ाई में बिना मतलब, कोई काम नहीं होता पता, अगले की उंगली लेते आ जाते, तेरे क्या पंगा गिरा जाते। तो मैं उससे कई बार चर्चा करता था, तो वो बेटा हमारी कल्चर पे बहुत मजा करता था। अरे तुम कुछ नहीं यार, तुम बहुत गांवी सोच के लोग हो, तुम बेकार हो, तुम ये हो, हम हाई फाई है, मॉडर्न है। ठीक है बेटा तू बोलता रहे। दोस्तों मेरे वाहिगुरु का वास्ता, मैंने उसको जो पूछ कहा ना, वो आपको बता रहा हूं एजिट, ये मेरे 1992 की सोच की बात बता रहा हूं आपको। आज तो मैं डायरेक्टर बन गया, लगता हूं यार इस सीरियल से डायरेक्टर बात कर रहा है। मैं 92 में मुझे सेकंड में पढ़ता था, आपकी तरह था बिल्कुल। ये मेरा ड्रेस कोड था, आपका है, हो सकता है आप मेरे ड्रेस कोड चेंज हो गया, बट बिल्कुल वैसे रह करते थे हम लोग। मैंने कहा भाई ठीक है, हम तो ठीक है, हम तो अनपढ़ है, गंवार है, तू पढ़ा लिखा, लिहा पढ़ा लिखा, तो अब तू मैंने मेरे बातों का जवाब दे। मैंने कहा बोले तुम एक बात बता, आप सब मेच्योर बच्चे बैठे हो, एक मेच्योरिटी की बात करूंगा मैं। मैंने कहा तू बता तुम सब ठीक हो? हाँ। बोले हिंदुस्तान में क्या है यार, कभी भूत की बात करते, इसकी बात करते, कुछ की बात करते हैं। मैंने कहा एक बात बता, चल हमारे यहां भूत होता है, तू अंग्रेजी को मानता है ना, अंग्रेजी भूत नहीं होता। मैंने कहा भूत नहीं होता तो घोस्ट शब्द आपने क्यों बनाया? घोस्ट क्या होता? फिर जो चीज नहीं है उसकी आप अंग्रेजी क्यों बनाई? तो उसका जवाब देता। फिर वो थोड़ा आगे चला, वो आगे चला तो उसका वो आधुनिक था, साहब नहीं हमारी सोच में पवित्रता रहती है, हम ब्रॉड सोच के हैं, तुम लड़के लड़कियों में अंतर करते हो, लड़कियों को तुम गलत निगाहों से देखते हो, लड़कों को तुम अलग निगाहों से देखते हो, तुम्हारी सोच बड़ी, हम क्या फ्रैंक है। मैंने कहा तू रुक बेटा, अब तुम गलत गेंद फेंकता, मेरे पास जवाब दे। मैंने कहा तो तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक मानता है? बोले हाँ बिल्कुल, हम आधुनिक बच्चे हैं, हम बॉयफ्रेंड कहो चाहे गर्लफ्रेंड कहो। तो मैंने कहा मैं गांव का आदमी हूं, मैं दोस्त को कहता हूं मेरा भाई जैसा दोस्त है, तू तेरे गर्लफ्रेंड को कहते मेरी बहन जैसी दोस्त है। मुझे क्या बता दे, हम गांव में नहीं कहते हैं क्या ये मेरा भाई ला है, मेरे भाई जैसा है, मेरा माका जाया है, कहते हैं ना। तो तू जिसको गर्लफ्रेंड कहता है, पर चल चल कोचिंग कैंपस में, चल चल कैंटीन में, बोलते हो मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बहन जैसी है, पर ये तो बकवास है। मैंने कहा ये बकवास नहीं बेटा, ये तेरी बुद्धि की विकृति है। मैंने कहा दोस्तों इसलिए जिंदगी में दोहरे चरित्र की बात मत करो, जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सत्यता है उसको आप रहो। यदि आपने बागवान मूवी देखी है तो बागवान मूवी में हेमा मालिनी डायलॉग मारती है कि लड़की के ना जमाना बदला है और ना जमाना बदलेगा, और सत्य है, उसका आप नहीं नकार स्वीकारते हो तो वक्त के थपेड़े आपको स्वीकार देंगे। तब दोस्तों जिंदगी में आप अपने आप को ठगा सा महसूस करोगे, और जिंदगी तुम्हारे हाथ से जा चुकी हुई दोस्तों, लोग तुम पे हंसेंगे और खुद बैठ के रहोगे तो कोई कंधा नहीं मिलेगा तुम्हें जो जिस पे रख के तुमने आंसू पहुंच सको। दोस्तों इसलिए सब हकीकत को नकारने की कोशिश करने वालों को समय ऐसा करार थप्पड़ मारता है कि मजाक के पात्र के अलावा कुछ रहता नहीं आदमी के पास। तो बात जहां मेरी चल रही थी, तो एक बार अमेरिका में जब बारिश नहीं हुई तो सब लोग इकट्ठे होके एक खुले मैदान में जा रहे थे। एक प्यारा सा बच्चा, जैसे वो गुड़िया सामने बैठी, छोटी सी प्यारी, बहुत प्यारी सी बच्ची बैठी, तो छोटे छोटे बच्चे में एक बच्चा जा रहा, सब लोग जा रहे, आप जैसे मेरे जैसे जो अपने आप को यूं विद्वान, ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग बैठे सामने चेयर पे, वो छोटा बच्चा अपने हाथ में छाता लेके जा रहा। कोचिंग में दो तरह के लोग आते हैं। हमारा एक हिंदुस्तान का पहलवान है, अभी तो कुछ वो पता नहीं कि पंगे में उलझा हुआ है, मीडिया में चल रहा, उसने करता है, पर उसने सरकार को गोल्ड मेडल दिया भारत को।
तो हमारे उस पहलवान से पूछा, सुशील से, कि भाई क्या फर्क है, बहुत से लोग आते हैं ओलंपिक में, कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग हारते हैं, क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि कुछ लोग केवल खेलने आते हैं और मैं मेडल जीतने आया था, इसलिए मेडल जीत गया। कोचिंग में दोस्तों दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक केवल कोचिंग वालों का पेट पालने के लिए आते हैं, वो काम तो फर्स्ट पे पूरा कर देते हैं, वो फीस देंगे, उनका तो भगवान भला करे, क्योंकि वो तो काम हो गया उनका। तो दूसरे हैं जो रिजल्ट के लिए आते हैं, नहीं उधर क्या कोच में भैया घर पे नहीं गए, आप फीस देने आए हुए उनको। दोस्तों दूसरे वो हैं जो रिजल्ट के लिए आते हैं, उनमें क्या फर्क होता है, इस कहानी के साथ बात शुरू करूं तो उस खुले मैदान की तरफ वो सब लोग जा रहे थे, उसमें एक छोटा सा प्यारा सा 4-5 साल का बच्चा भी जा रहा था। उस बच्चे के पास छाता था, वो जा किस ले रहे थे, ईश्वर से बरसात मांगने जा रहे थे। तो उस छोटे बच्चे के पास छाता था, तो एक किसी 30-35 साल के व्यक्ति ने पूछा, बच्चे छाता क्यों लेके जा रहा है? तो दूसरे चलते हुए आदमी कहा, बच्चा यार लिया है कि छोड़ना, क्या बात कर रहा है? वो बच्चा बड़ा तेज था, उसने अंकल रुकना, कहां जा रहे हो? बोले बहुत प्यारी सी बात कहूं दोस्तों, अंकल कहां जा रहे हो? बोले हम खुदा के पास, ईश्वर के पास, अल्लाह के पास, बालाजी के पास, जो भी देवता हमारे, हम गॉड से बारिश मांगने जा रहे हैं। तो लड़के ने पलट के जवाब दिया। दोस्तों 4 साल का बच्चा क्या जवाब दे सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस बच्चे ने कहा कि अंकल जब तुम बारिश मांगने जा रहे हो और आपके पास छाता नहीं है, इसका मतलब या तो तुम जिसके पास मांगने जा रहे हो उसमें इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हारे मांगने से बारिश देगा, और उसमें औकात है बारिश देने की, तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी प्रार्थना इतनी मजबूत नहीं है कि वो तुम्हारी प्रार्थना को सुने। मैं मन से जा रहा हूं और मुझे मेरे खुदा पे यकीन है कि बारिश देगा, और बारिश जब होती है अंकल तो छाते की जरूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों जो आदमी जिस दिन कोचिंग में एडमिशन लेता है उसी दिन उसको एक मिठाई का डिब्बा खरीद देना चाहिए, और एक डिब्बा उस दिन बांट देना चाहिए कि आज मैं कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहा हूं या कोचिंग में एडमिशन लिया है, मैं उसमें सफल रहूंगा। एक मिठाई आज बांट रहा हूं, एक प्री मैच है, और एक जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन दोस्तों मिठाई का डिब्बा बांटूंगा। इतनी हिम्मत बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं ना वो बड़ा गड़बड़ है। लो सिंपल सी बात, आप सब लोग बैठे हो, आप भी मेरे से गांव से निकल के आए हो, आप अपने गांव जाओ, और गांव में गुवाड़ होता है, चौपाल होती है, वहां एक कट्टा होता है, पीपल का पेड़ होता है, जहां कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, ताश खेलते बैठे बैठे, फिक्स डायलॉग को सब कहीं जाओ चाहिए आप। हमारे टाइम वही था, आज ही वही है, कोई फर्क नहीं। एक दिन क्या हुआ, मैं मेरे घर में बैठा था ऊपर, तो एक गली में लड़का जा रहा था, वो मोबाइल पे वो तो क्या आईफोन क्या बोलते रहे युवा पीढ़ी, वो ईयरफोन लगा रखे और वो इतना सा नेकर और फटी सी टी शर्ट पहने जा रहा था। मैंने उसको कहा, देख मेरी माँ मेरे पास बैठी थी, सॉरी मैं मेरी माँ के पास बैठा था, तो मैंने माँ से कहा, माँ देख छोटे कैसे बेकार है, कान में लगा रखे हैं ये वो। मेरी माँ ने जो मेरी इंसल्ट थी ना, वो बिल्कुल क्लासिकल इंसल्ट थी। माँ ने कहा, भाई क्या कर रहे रही? मैं कहा, देख माँ चलते चलते गाने सुन रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं। माँ ने कहा, देख बेटा तू छोटो हो, जब तू रेडियो सुनतो एक ही मोबाइल सुने, काम तो कोई करे, एक फेगरे पर एक रहे, नयो काम कुछ भी नहीं है। दोस्तों कहने का मतलब है जनरेशन में साधनों का परिवर्तन बदल, साधन बदल गए, सोच नहीं बदलती है। छोटे थे आप देखो, आप अपनी मम्मी से बात करो, तभी शादी में महिलाएं डांस करती थी, उस समय औरतें गीत गाती थी, औरतें डांस करती थी। आज डीजे बजता है, औरतें डांस करती हैं।